हेलो एवरीवन, मैं हूं के जे। आप है बायोलॉजी क्लासेस में। हम आपके सामने फिर हाजिर है एक और नया कंपटीशन का टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। तो वर्तमान में लगभग हर तरह के कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको लेकर के हम स्टार्टिंग से लेकर के कहाँ तक इसका इस्तेमाल हुआ वहाँ तक हम पूरा जानेंगे 2-3 क्लासों में, सारा का सारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो ये भी एक जीव विज्ञान की एक नई शाखा है, जिसमें हम लेटेस्ट अप्रोच अपनाते हुए, कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए जीवों में कुछ नया बदलाव लाते हैं, या जीवों में कुछ न कुछ हम कह सकते हैं नए गुण का समावेश करेंगे, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास उस हिसाब से उसका उत्पादन बढ़ सकता है, या हम उस जीव से कोई न कोई नई सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा इस ब्रांच को बनाने का, इस पूरी शाखा को बनाने का उद्देश्य यही है, मानव कल्याण। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास ज़मीन फिक्स है, खेत फिक्स है, तो उसका उत्पादन भी फिक्स है। लेकिन जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हम देखेंगे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें अपनी फसल में या अपने फसल उगाने के टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर है, हमारे मेडिकल फील्ड में भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से जीवों में नई तकनीक का इस्तेमाल करके हम उससे बेटर सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये है नई ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया था जो एक हंगरी के साइंटिस्ट है, उनका नाम है कार्ल इरिकी। ये उनकी स्पेलिंग आप चाहो तो एरिकी इरिकी जो भी प्रोनाउंस कर सकते हो। इन्होंने सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर आप इस शब्द को ही गौर से देख रहे तो इस शब्द से आपको इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिर इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे इसका जो मेन शब्द है वो है जीव, बायो, लिविंग। दूसरा है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में होती मुख्यतः एक तकनीक, एक प्रोसीजर हम काम में लेते हैं, और उस तकनीक को काम में लेने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं कहूँगा प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है, प्रिंट करना, तो प्रिंटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के लिए हमें कुछ उपकरणों की, कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि जीवों में तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, और उस तकनीक का इस्तेमाल करने से हम क्या करेंगे, उन जीवों से या तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, या उन्हीं जीवों से कुछ नई तरह की सेवाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम आगे बात करेंगे किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए। जैसे अगर हम सिंपल सा एक मैं एग्जांपल दूं कि जैसे एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से हमें एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक मिल रहा है, तो हम उस बैक्टीरिया से सीधा सीधा क्या प्राप्त कर रहे हैं, एक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं प्रतिजैविक के रूप में। दूसरा, हमारे पास एक और बैक्टीरिया है जो हमारे लिए जो बीटी कपास होता है, उस बीटी कपास में कपास को कीड़ों से लड़ने की एक तरह की सेवा दे रहा है, यानी एक तरह की क्षमता दे रहा है। तो वो नॉर्मली कपास के पौधे में वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक बैक्टीरिया से वो गुण उस पादप में डाल दिया जाता है, जिससे उसके अंदर एक नए गुण आ जाता है। तो वहाँ पर एक तरह की सर्विस भी हमें मिल रही है। तो और भी आगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे से उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और कैसे कैसे सर्विस भी मिलती जा रही है। अब अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, जीव में हम किन किन जीवों को शामिल करेंगे। इस अर्थ पे जितने भी तरह के जीव है, उन सब जीवों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसको हम चाहे प्रोकैरियोटिक जीव में बांटे, चाहे यूकैरियोटिक जीव में बांटे, या हम कहें जो जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के साथ अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो भी है। जितने भी एक कोशिकीय के जीव है, जितने भी बहुकोशिकीय के जीव है, इसमें हम बात करेंगे पादप है, जंतु है, या अगर हम एक और बात करें वो है कवक। तो इन सब को हम क्या करेंगे, इस तकनीक में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस पूरी ब्रांच में इस्तेमाल करेंगे। तो इन्हीं में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, और हम कहीं न कहीं अपने ही कल्याण के लिए, हमारे मानव कल्याण के लिए हम उत्पादन बढ़ा रहे होंगे, या हम कोई विशेष तरह की वहाँ से उससे सेवा ले रहे होंगे। अब तकनीकों में बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन जो हमारे कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो कुछ एक तकनीक ऐसी है जिस पर ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। जैसे एक तकनीक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसको हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है कि मान लो ये कोई पहले से डीएनए उपस्थित है, इसी डीएनए में अगर हम एक कोई नया डीएनए का टुकड़ा डाल दें,
और उसको जोड़ दे, यानी पहले वाले डीएनए में एक नया डीएनए या कोई जीन डाल दे, उसके बाद ये पूरा डीएनए बनेगा, उसको हम कहेंगे पुनर्योजक डीएनए, और अब इसमें वो नया गुण उपस्थित होगा। तो ऐसा बना बना के भी हमने बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं, बहुत सारे हमने सर्विसेज ली हैं। तो ये तकनीक इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग, यानी जो जीन होते हैं डीएनए में उनकी कॉपीज बनाना, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एक और जो लेटेस्ट कंसेप्ट चल रहा है आईवीएफ, जिसको हम कहते हैं पात्र निषेचन, या जो परक नली शिशु होता है उसकी बात करेंगे। तो परक नली में उसको शुक्राणु अंडाणु को मिला के जो जैगोट बनाया जाता है, जो भ्रूण बनाया जाता है, फिर उस भ्रूण को उस माता के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो उसको प्रवेश कराने, उसका स्थानांतरण करना, ये भी इसमें शामिल है। पादप उत्तक संवर्धन, इसमें पादप के छोटे से भाग को लेकर के ढेर सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं, उसमें नए गुण डाले भी जा सकते हैं। तो ये सब तकनीकें इसके अलावा भी है। जो लेटेस्ट तरीके से टीके बनाए जाते हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। कोई खराब जीन है तो खराब जीन को काट के उसकी जगह नया जीन रिप्लेस भी करवाया जा सकता है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो इस टेक्निक में शामिल है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, जीवों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आगे जब देखेंगे इसकी उपयोगिता, तो वहाँ पे ये सब तकनीक काम आएगी, और इससे होने वाले जो फायदे वो भी आपको समझ में आएंगे। अब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी अभी आई है तो ऐसा नहीं है। जो पहले के टाइम में जो हमारे पूर्वज थे वो भी कहीं न कहीं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो आज की तरह मॉडर्न टाइप नहीं लगता था, वो पहले की तरह था, लेकिन वहाँ पर भी जीवों का इस्तेमाल किया जाता था और जीवों से कोई न कोई उत्पाद प्राप्त किया जाता था। जैसे एक बायोटेक्नोलॉजी हो गया परंपरागत, इसको हम कहते हैं क्लासिकल, यानी जो पहले काम ली जाती थी। एक है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, जो लेटेस्ट है, जो मॉडर्न जिसको हम कहते हैं। परंपरागत में कैसे काम लेते थे, तो पहले किण्वन क्रियाएं कराई जाती थी। जैसे सुना होगा आपने, ब्रेड है, इडली है, ये बनाने के लिए। फिर अगर आप बात करो पनीर बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, तो दही बनाने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। पनीर को कई तरह के पनीर में कन्वर्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों के साथ उसका किण्वन करवाया जाता है। शराब बनाने के लिए आपको पता होगा यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और वही यीस्ट फिर क्या करता है, उसको अल्कोहल बनाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो उत्पाद थे जो पहले से ही किए जाते हैं, वो सारे ही एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी थी, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर रहे थे और उससे हम कोई न कोई उत्पाद प्राप्त कर रहे थे। फिर एक और उसके बाद आया संकरण प्रयोग, जो दो जीवों को या दो जातियों को आपस में मिक्स किया गया और एक नई तरह के जीव बनाए गए। तो वहाँ पर भी एक तरह से क्या हम कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो हम अब पढ़ रहे हैं लेटेस्ट, उसको हम कह रहे हैं आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। उसमें मेन बदलाव आया 1970 के बाद। 1970 में हम आगे पढ़ेंगे, दो साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से एक नया तरह का प्रोसीजर, नई तरह की टेक्निक काम आई। फिर उसमें हमने बात करेंगे तो मेन जितने भी हमने ये पढ़े, ये सारे के सारे इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ही एक तरह से एग्जाम्पल है। तो चाहे आरडीएनए बनाना हो, चाहे आईवीएफ करना हो, चाहे जीन ट्रांसफर करना हो, या फिर हम कह सकते हैं भ्रूण का स्थानांतरण करना हो, ये सारा का सारा इस आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब ये सारा जो काम करेंगे हम, ये काम दो सिद्धांतों पर आधारित होगा। जो काम किए जाएंगे उसमें ये मेनली दो तरह के सिद्धांत काम करेंगे। एक दे रखा है रासायनिक अभियांत्रिकी, जिसको हम कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या अंतर है दोनों में? रासायनिक अभियांत्रिकी में हम जीव के मुख्य डीएनए के साथ उस तरह से हम किसी तरह का छेड़खानी नहीं करते हैं। हमारे पास जो भी जिस भी तरह का जीव है, चाहे उसमें भले पहले बदलाव कर दिया गया हो, उस जीव से जो हमें उत्पाद मिल रहा है, हम क्या करते हैं, उस जीव को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं कि वो जीव जो है वो अधिकतम वृद्धि कर सके। और वो अधिकतम वृद्धि कर सकता है तो फिर वो अधिकतम उत्पाद भी प्राप्त करवाएगा। तो जो भी हमारा वांछित जीव है, कोई जीवाणु हो सकता है, कोई कोशिका हो सकती है, उसको हम अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। यानी जितना उसको तापमान चाहिए, जितना उसको पीएच चाहिए, जितना उसको पोषक पदार्थ चाहिए, वो सब हम क्या कर रहे हैं, उसको पूरा दे रहे हैं। एक नियंत्रित वातावरण में सब कुछ दिया जा रहा है, और उसको बाहर की दूसरी जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ उससे उसको दूर रखा जाता है। प्लस उसका निर्जमीकरण भी किया जाता है, मतलब उसके अंदर कोई तरह का और इन्फेक्शन नहीं लगने दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में वो सबसे अच्छी वृद्धि करेगा और वो एक अच्छा सा उत्पाद आपको ढेर सारा देगा। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है जो एक एंटीबायोटिक दे रहा है, उस बैक्टीरिया की आवश्यकता अनुसार सारी परिस्थितियाँ दी जाए उसको,
तो बैक्टीरिया ढेर सारी ग्रोथ करेगा और ढेर सारे बैक्टीरिया बनेंगे तो उनसे भी ढेर सारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक भी निकलेगा। या सपोज करो किसी सेल से एंजाइम लेना है तो सेल की हमें वृद्धि कराने के लिए उस सेल की जितनी भी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताओं को हमें उसको देना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, सेल वृद्धि करेगी, ढेर सारी सेल्स बनेगी और ढेर सारा वो एंजाइम्स वगैरह बना सकता है। जैसे अगर जनरल समझना चाहे, जैसे हमारे घर पे गाय है, गाय जो दूध दे रही है, अगर हम गाय को एक अच्छे से जगह पे रखें, साफ सुथरी जगह पे रखें, उसको खाने पीने के लिए अच्छा दिया जाए, उसको टाइमली टीके लगवाए जाए, उसके आसपास का एरिया साफ रखा जाए, तो अगर हम जितनी अच्छी देखभाल करेंगे, जो भी गाय के लिए जो सही परिस्थिति है उसको अगर दिया जाएगा तो ज़्यादा दूध देगी। वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो अगर जीवों को उनकी अनुकूल परिस्थितियों में रखा जाए और दूसरे जो जीवाणु है उनसे उनको दूर रखा जाए तो फिर वो क्या करेगा, अपना श्रेष्ठतम या अधिकतम उत्पाद वहां पर दे रहा हो। तो ये जनरल चीज है, इसको हम कहते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। दूसरा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होगा, हम यहाँ पर उसके डीएनए में या उसके गुणों में बदलाव करेंगे। जैसे जो भी कोई जीव है उसके डीएनए में हम क्या करेंगे, बाहर से एक जीन लाएंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास मान लो कोई भी फसल है, उस फसल में एक चीज की कमी है या उसमें रोग प्रतिरोधकता नहीं है, तो कोई एक गुण जो हमारी फसल में अभी नहीं है वो गुण हम किसी जगह से बाहर से जिस भी फसल में जिस भी पादप से वहां से लेकर के आएंगे और उस गुण को हम अपनी फसल के अंदर डालेंगे। तो वहां से जो लाया जाएगा वो भी डीएनए या जीन के रूप में होगा। उस जीन को हम अपनी फसल के जीन के डीएनए के साथ क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, यानी हम बनाएंगे फिर से एक पुनर्योजक डीएनए, आरडीएनए। तो ये हमारी जो वांछित है उसके डीएनए में क्या कर रहे हैं, बाहर से लाया गया एक जीन उसको प्रवेश करवाया जाएगा और उससे बनेगा एक आरडीएनए और उस आरडीएनए को वापस उस पोषी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये पोषी होगा, उसको हम कहते हैं होस्ट। यही वो जीव है जिसमें हम नया गुण डालना चाह रहे हैं। उसमें डालने के बाद क्या होगा, उसके लक्षण में बदलाव आएगा क्योंकि हमने एक नया जीन जो डाला है, जो शायद हमारी आवश्यकता थी, जो हम करना चाह रहे थे, उसको हम कह रहे हैं वांछित जीन। और वांछित जीन इसमें डालने के बाद इसके लक्षणों में बदलाव आएगा क्योंकि ये जीन पहले नहीं था, बाद में आया तो उससे बदलाव होगा और उसमें हो सकता है उस जीन की वजह से कुछ नए लक्षण भी उत्पन्न हो जाए। जैसे अगर यहाँ फिर एग्जाम्पल बताऊँ मैं, जो बीटी कपास है, तो बीटी कपास में बाहर से जीन लिया गया। वो जीन कहाँ से लिया गया, वो लिया गया एक बैक्टीरिया से, बेसिलस। तो उस बेसिलस बैक्टीरिया से लिया गया जीन कपास में डाला गया और उसके बाद कपास में एक नया गुण हुआ कि उसके अंदर एक ऐसी प्रोटीन बन रही है जो कीड़ों को मार सकती है। तो अब उसके अंदर एक नया गुण क्या हो गया, प्रवेशित हो गया या नया गुण बन गया। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम हमेशा कहेंगे कि हम एक नए जीन को या नए गुण को उसमें एंटर करवाएंगे, उसके डीएनए में हेरफेर करेंगे, उसके आनुवांशिक गुणों में हेरफेर करेंगे और उसमें कुछ न कुछ नया बदलाव जरूर आएगा। ऐसे में जब भी कोई काम किया जाएगा वहाँ पर हमेशा जो बनेगा वो बनेगा GMO। जी मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, क्योंकि उसका आनुवांशिक गुणों में बदलाव हो चुका होगा। तो इस तकनीक में हम मोस्टली आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल है वही बीटी कपास। तो दो सिद्धांत है जिसमें हम देख सकते हैं, एक में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको अच्छी परिस्थिति दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और हम उससे श्रेष्ठ उत्पाद और ढेर सारा उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। एक हम यहाँ पर है जिसमें हम नए गुणों का समावेश करवा रहे हैं और उसके आनुवांशिक गुणों में हेर फेर कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका जनरल। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट कैसे इस तरह की बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था और किसके काम की वजह से ये सारा पॉसिबल हो पाया। अब हम बात करते हैं कि जो वर्तमान में जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत कैसी, कहाँ से हुई है, कौन सा पहला एक्सपेरिमेंट था तो कहाँ से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। तो ऐसे हमने बताया था 1970 के बाद ये सब स्टार्ट हुआ है। अब ये जानने से पहले मैं दो छोटी चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए जो डीएनए है, डीएनए वास्तव में क्या है, एक बहुलक है। बहुलक जो बहुत सारे एक ही जैसे इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जीन के रूप में होती है। जैसे एक मेमोरी कार्ड में ढेर सारे फोल्डर्स होते हैं या फाइल्स होते हैं, हर फाइल को जब ओपन करते हैं तो
के हिसाब से या तो कोई फोटो खुलती है या कोई वीडियो या ऑडियो खुलता है, वैसे ही डीएनए के अंदर ढेर सारे जीन्स होते हैं। वो जीन एक फाइल की तरह होते हैं और वो जीन एक तरह से क्या होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे कोई लक्षण या कुछ प्रकट होता है। तो डीएनए एक तरह का बहुलक है, द्विसूत्री होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एक कुंडलित स्ट्रक्चर है। वैसे हम डीएनए के बारे में पूरी क्लास अलग से करेंगे, बट एक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जीन क्या है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। वास्तव में डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा खंड, एक छोटा सा भाग जो वास्तव में किसी एक लक्षण को प्रकट कर सकता है या जो एक उत्पाद बना सकता है, ये होना जरूरी है। हर डीएनए के टुकड़े को हम जीन नहीं कहेंगे। डीएनए का वह भाग, वह खंड जो एक लक्षण प्रकट कर सकता हो या किसी तरह का उत्पाद बना सकता हो, उसी को हम कहेंगे जीन। अब यही जीन लक्षणों को लेके होते हैं, यानी जिसको हमने लिखा था जो हमारे वांछित लक्षण है, जो हम दूसरे क्रॉप में मिक्स करना चाहेंगे, करेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे वहाँ पे कि कैसे लक्षण जो है वो लक्षण जीन के रूप में होंगे। तो जब हम किसी और जीव में जो नए लक्षण डालना चाहेंगे, तो वास्तव हम किसी एक जीव का वो जीन लेंगे और उसी जीन को किसी दूसरे जीव में डाल रहे होंगे। तो यहाँ पे जीन के बारे में जानकारी होगी। फिर एक और चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड वास्तव में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसको हम कहते हैं, जैसे मोस्टली जो उसके एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु के अंदर एक तो ये होता है मुख्य डीएनए। जीवाणु में केंद्रक तो होता नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। ये मुख्य डीएनए होता है जो इस कोशिका के नॉर्मल सारे काम पे कंट्रोल रखता है। इसके अलावा एक छोटा सा गोल द्विसूत्रित ये एक तरह का और डीएनए खंड पाया जाता है इस मेन डीएनए के अलावा, इसलिए इसको हम लिखा अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। इसके अलावा इसके अतिरिक्त लिखा, फिर द्विसूत्री है, फिर वृत्ताकार है, फिर एक मैंने और शब्द लिखा है स्वप्रतिकृतित। इसका मतलब है ये अपनी कॉपी खुद ही बना सकता है। जैसे ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है, वैसे ये भी अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं स्वप्रतिकृतित। ये इसका बहुत बड़ा गुण है, जिसकी वजह से इसको हम बार बार काम में लेते हैं। इसमें ऐसे जीन्स होते हैं जो वास्तव में एक बैक्टीरिया को किसी दूसरी एंटीबायोटिक से बचाते हैं। हर बैक्टीरिया में हो सकता है एंटीबायोटिक बनाने की प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसके अंदर किसी दूसरी एंटीबायोटिक से लड़ने की प्रॉपर्टी भी होती है, लड़ने का गुण भी होता है। और उस गुण के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जीन वास्तव में यहाँ प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं। यानी ये प्लाज्मिड कहीं न कहीं इस बैक्टीरिया को दूसरे एंटीबायोटिक से बचाने का काम करता है। और इसमें वो जो जीन है, उन जीन को हम नाम लिख सकते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। किसी पर्टिकुलर प्रतिजैविक से प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले जीन, ये जीन आपको मिल सकते हैं प्लाज्मिड के अंदर। तो ये जानकारी होगी। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों ने अलग अलग चीज़ों पे काम किया था, लेकिन जब दोनों के काम को जब मिला देते हैं, तब फिर हमारे पास बायोटेक का लेटेस्ट जो अप्रोच है वो आपको समझ में आएगा। पहले बात करते हैं स्टैनले कोहेन। इन्होंने क्या किया, ये काम कर रहे थे इन प्लाज्मिड पे। तो ये क्या कर रहे थे कि सेल के अंदर से प्लाज्मिड को बाहर निकालना और वापस उस प्लाज्मिड को सेल के अंदर डालना, इस चीज़ पे वो काम कर रहे थे और वो सक्सेसफुल हुए। मतलब उन्होंने कोशिकाओं से प्लाज्मिड को बाहर निकालना और वापस उस प्लाज्मिड को फिर से कोशिका में डालने की जो टेक्निक थी वो उन्होंने तैयार करी थी। तो इसलिए इसके लिए आसान हो गया कि हम प्लाज्मिड को निकाल सकते हैं, प्लाज्मिड को डाल सकते हैं। हम इसमें भी डाल सकते हैं, हम उस प्लाज्मिड को किसी और कोशिका में भी डाल सकते हैं। फिर दूसरा एक और है हर्बर्ट बॉयर। ये क्या बता रहे थे, तो उन्होंने काम किया था प्रतिबंधित एंजाइमों पर। ये क्या होता है कि किसी भी डीएनए को किसी विशेष जगह से काटना हो, किसी भी डीएनए को कहीं से भी अगर पर्टिकुलर जगह से काटना हो, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। मतलब वो किसी विशेष स्थल के लिए प्रतिबंधित होते हैं और उसी जगह से डीएनए को वो कट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा वांछित जीन होता है, हम उसको आराम से कहीं से भी काट सकते हैं। अगर आपका ये जीन है तो आप इसको आराम से यहाँ से इसको कट कर सकते हो। तो इन एंजाइमों पर काम कर रहे थे, मतलब डीएनए को विशेष स्थानों पर काटने की क्षमता इन्होंने हासिल कर ली थी, प्लस उन डीएनए टुकड़ों को वापस जोड़ा जा सकता था। इससे क्या हुआ कि दो अलग अलग तरह के डीएनए को काटा गया और उन डीएनए के टुकड़ों को वापस आपस में जोड़ा जा सकता है, जिससे हमारे क्या बन जाएगा, वो जो आरडीएनए है, पुनर्योजक डीएनए, वो बन सकता है। तो उसको बनाने के लिए कहीं न कहीं टेक्निक इन्होंने हासिल कर ली।
अब इनका डीएनए को काटना और जोड़ना, जिसमें हम कह सकते हैं हम अपना वांछित जीन किसी जगह से काट सकते हैं और वापस किसी और जगह पे जोड़ सकते हैं, ये इनसे सीख लिया। और जो प्लाज्मिड है उसको निकालना और डालना वो इनसे सीख लिया। अब हम वास्तव में क्या करेंगे, इनके एंजाइमों से हम वांछित जीन को काटेंगे और डालेंगे प्लाज्मिड में, और फिर प्लाज्मिड को हम किसी दूसरी कोशिका में डाल देंगे। मतलब प्लाज्मिड का हम इस्तेमाल करेंगे एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, इसको हम कहते हैं वाहक, यानी वेक्टर। तो प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर की तरह काम करेगा। तो इन दोनों का जब मिला जुला रूप आया तो वर्तमान की जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका अप्रोच सामने आया। तो पहला कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी हम क्या बात करेंगे, पहला आरडीएनए पुनर्योजित डीएनए का जो निर्माण हुआ था वो वास्तव में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया और ई कोलाई बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच किया गया। कैसे क्या किया गया, तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया से लिए गए प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे एक तरह से वांछित जीन हो गया। हमने इससे वो जीन लिया, ये जीन हम डालना चाह रहे हैं ई कोलाई में, और हम इस जीन की ढेर सारी कॉपीज बनाना चाह रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य हो गया यहाँ से ये जीन निकाल करके ई कोलाई में डालना और वहाँ पे उस जीन की ढेर सारी कॉपीज बनाना। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके डीएनए को आपको प्रतिबंधी एंजाइम से काटना पड़ेगा, जिससे आपका ये जीन बाहर निकलेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा लेंगे हम प्लाज्मिड यानी वाहक, जो इस जीन को इसके अंदर डालेगा। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक प्लाज्मिड का। तो एक प्लाज्मिड लिया गया, जिसमें क्या खासियत है, वृत्ताकार द्विसूत्री स्वप्रतिकृति, वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। इस प्लाज्मिड को और इसके डीएनए को दोनों को हम एक ही तरह के एंजाइम से काटेंगे, जिससे सेम तरह के टुकड़े बनेंगे, जिससे वापस जोड़ने में आसानी रहती है। तो इन दोनों के डीएनए को जब काटा गया तो इसका ये टुकड़ा ये साइड हो गया और ये मेन प्लाज्मिड है, और इसका जो वांछित जीन जो हमने काटा था ये वाला, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इसका प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन और एक प्लाज्मिड, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे प्लाज्मिड के डीएनए में एक नया डीएनए का टुकड़ा या नया जीन जुड़ गया। इसको हम कह सकते हैं आरडीएनए, पुनर्योजक डीएनए। जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। हम आगे और भी बात करेंगे एंजाइमों के बारे में, तब फिर से आएगा। तो हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया से ये जीन निकाल करके हमने प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड को इस ई कोलाई कोशिका में डालेंगे। ये टेक्निक किसने सिखाई थी, तो कोहेन ने बताया था। तो अब ये जो हमारा नया प्लाज्मिड है जिसमें आरडीएनए है, उसको क्या किया जाएगा, ई कोलाई कोशिका में डाल दिया जाएगा। तो ये प्लाज्मिड अब यहाँ चला आया। अब जब भी ये बैक्टीरिया जनन करेगा या हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन करेगा, तो एक से जब दो होगा तो ये डीएनए भी अपना एक कॉपी बनाएगा, ये वाला डीएनए भी अपनी कॉपी बनाएगा। तो ये क्या करेगा, एक से दो बैक्टीरिया जब होगा तो इसकी भी एक कॉपी बनेगी और इस जीन की भी एक कॉपी बनेगी। तो जितनी बार बैक्टीरिया में विभाजन होता जाएगा उतनी बार प्लाज्मिड में भी विभाजन होगा और प्लाज्मिड की भी एक नई प्रतिकृति बनेगी, और उस नई प्रतिकृति में ये जीन भी हमेशा शामिल रहेगा। तो इनडायरेक्ट यहाँ पर ये जो जीन लिया हमने वांछित जीन, उसको यहाँ पे डाल दिया। एक तो हमने ये किया, आरडीएनए बनाया, और साथ साथ हमने इसमें जो तकनीक से क्या बनाया, ढेर सारे जीन की कॉपी बना दी। यहाँ से जो निकलेगा वो एक जीन निकलेगा, उसकी अगर आपको ढेर सारी कॉपीज बनानी है तो आप इसकी सहायता से यहाँ डाल के जब भी ये जनन करेगा उसमें एक से जब दो होगा तो इस जीन की कॉपी भी हो जाएगी। तो बार बार ऐसा करने से ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रतिलिपि का निर्माण। तो ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर यहाँ से वांछित जीन लेकर के इसकी कोशिका में डाल दिया गया। इसके लिए बनाया गया एक आरडीएनए, यानी वही आनुवांशिक अभियांत्रिकी और आरडीएनए टेक्नोलॉजी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और ऐसे ही बार बार किया जाएगा। एक जगह से जीन लिया जाएगा, उसको वाहक की सहायता से, या हम आगे और पढ़ेंगे बिना वाहक के सीधे भी हम किसी दूसरी कोशिका में डाल सकते हैं। यहाँ पर ये कोशिका हो जाएगी होस्ट कोशिका यानी पोषी कोशिका। यहाँ पे हो जाएगा ये लक्ष्य जीन या लक्ष्य जीव, जहाँ से हम जीन ले रहे हैं। तो हम बार बार इन शब्दों की चर्चा करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, एक जगह से जीन लेके दूसरे में डाला जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि डीएनए में हेराफेरी हो रही है, तो ये तरह का आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उदाहरण है। तो ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी।
उसके बाद की क्लासों में चर्चा करेंगे। एक तो हमारे जो टूल्स थे उसके बारे में, फिर हमारी जो टेक्निक्स है उसके बारे में। अब अगर आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट लिखें। अगर आपको कुछ पूछना है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन डालें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। थैंक यू।